गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था स्वॉट एनालिसिस। तो बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स हमने लिए थे। हमने केस स्टडी लिया था कोका कोला का और हमने डिस्कस किया था स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। तो हम कर रहे थे चैप्टर 2 जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों है। फिर हमने एक देखा था कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए उससे क्या क्या चेंजेस परसीव करना है, तो उसके लिए हमने 3 स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क देखा था। तो ये सब चीजें, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी। एक बार मुझे आप बता देंगे स्वॉट का मतलब क्या है? स्वॉट एनालिसिस। सर, स्वॉट एनालिसिस का मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं सर, वो बता दीजिए। आज का हमारा टारगेट क्या है? तो आज हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारा बीसीके का चैप्टर 2 कंप्लीट होगा, तो उसमें हमें कंप्लीट करना है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। सर क्या होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग? पढ़ेंगे हम, अब अभी से टेंशन मत लो। एनवायरमेंटल स्कैनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद में हमें पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मुझे एक बार आप बता दीजिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सर, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को या फिर बिजनेस के ऑपरेशंस को, उसको हम बोलते हैं। जिस सराउंडिंग में एक बिजनेस ऑपरेट करता है उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हम पढ़ने वाले हैं। एंड फाइनली उसके बाद में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस केस स्टडी जो हम करने वाले हैं वो है पेस्ले एनालिसिस। क्या है सर ये पेस्ले एनालिसिस? एकदम एक्साइटमेंट लग रहा है सर, ये पेस्ले एनालिसिस है क्या? तो पहले हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे, उसके बाद में बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट समझेंगे, फिर हम पेस्ले एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पेस्ले एनालिसिस। और अब आज देखोगे बहुत, हमें केस स्टडी करेंगे तो आपको वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट भी लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग के साथ। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या है सर, पहले वो बताइए आप, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एनवायरमेंटल स्कैन, एनवायरमेंटल को सर स्कैन करना मतलब क्या? मतलब आप एनवायरमेंट के अराउंड स्कैन करते हो और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या थ्रेट्स आपको दिख रहे हैं, आप उसको परसीव करते हो, अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेते हो। बस उसी को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो आप इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो, अपने अपॉर्चुनिटीज, अपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हो, उसका आपके ऊपर क्या चेंजेस होने वाले हैं वो परसीव करते हो और अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करते हो। इस पूरे होल प्रोसेस को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एक बार अंग्रेजी टर्म्स में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब उन्होंने लिखा है प्रोसेस बाय विच organization monitors their relevant environment to identify opportunities, to identify opportunities and threats affecting their business, और इसके बेसिस में उनको अपना स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना है। फॉर टेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस मतलब जनरली डे टू डे बिजनेस का डिसीजन नहीं, जो बिजनेस का लॉन्ग टर्म विजन या गोल को अचीव करने में जो स्टेप्स हेल्प करने वाले उसके रिगार्डिंग डिसीजन को लेना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करता है, आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को, और अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करता है। ये 3 स्टेप्स को हम बोलते हैं, इस 3 स्टेप्स का मिक्सचर को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। मतलब सिर्फ देखना नहीं, आपको पहले देखना है, रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बेसिस में आपको परसीव करना है हमारे बिजनेस में क्या चेंजेस होने वाले हैं, और अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करना है।
ठीक है। तो इस प्रोसेस को अगर हम एक फ्लो चार्ट से डिस्क्राइब करना चाहें तो कुछ ऐसा बनेगा। पहले आप इनपुट्स लेते हो पूरे एनवायरनमेंट से, उसी को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट को स्कैन करना। अकॉर्डिंगली आप क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, परसीव्ड एनवायरनमेंट चेंजेस, या फिर क्या क्या चेंजेस आपके बिजनेस में होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट सिचुएशंस, वो सब चीज आप देखते हो और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजिक चेंज को आइडेंटिफाई करते हो या डिसीजन लेते हो और अकॉर्डिंगली आपको अपना आउटपुट दिखता है। ठीक है सर, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए ना, ये जो फ्लो चार्ट है इस प्रोसेस को सर, एनवायरनमेंट स्कैनिंग के प्रोसेस को एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। सुनिए, आप क्या करते हो, एग्जाम्पल के साथ करते हैं ज्यादा बेटर होगा। हमने लास्ट क्लास में टाटा टी के बारे में डिस्कस किया था, तो चलिए टाटा टी का एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि टाटा टी के शेयर होल्डर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट कैसे एनवायरनमेंट स्कैनिंग करती होगी। तो उन्होंने पूरा एनवायरनमेंट को स्कैन किया, जैसे हमने आइडेंटिफाई किया था ना क्या क्या इंटरनल कॉजेस हैं या क्या क्या एक्सटर्नल कॉजेस हैं। आप अगर यहाँ पे देखोगे, देखिए यहाँ पे हमने किया था उसको, ये रहा, आपने सारे इंटरनल कॉजेस को आइडेंटिफाई किया और सारे एक्सटर्नल कॉजेस को आइडेंटिफाई किया, क्या क्या आपके पॉजिटिव साइड में क्या क्या नेगेटिव साइड में, ये सारे आपने एनवायरनमेंट से स्कैन किए ना, ये सारे आपके इनपुट्स हैं। ये सारे इनपुट्स को आपने पूरे एनवायरनमेंट को समझा, उसके इनपुट्स को यूज करके आपको पता चला क्या क्या इंटरनल पॉजिटिव है, क्या क्या इंटरनल नेगेटिव है, क्या क्या एक्सटर्नल पॉजिटिव है, क्या क्या एक्सटर्नल नेगेटिव, मतलब क्या क्या थ्रेट्स है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, सारी चीजें आपको पता चल गई। अब आपने इसको देखा कि इससे मेरे बिजनेस में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये जो मैं कर रहा हूं या फिर ये जो इन्वायरमेंट में हो रहा है उससे मेरे बिजनेस पे क्या इफेक्ट आने वाला है। तो आपने वो चीजें को परसीव किया कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे बिजनेस में ऐसा चेंज होगा। मान लीजिए कोई प्लेस में फ्लड्स आ गए, तो मतलब आपको पता है कि मेरे कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज आप परसीव कर लेते हो और अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लेते हो। मान लीजिए कि जहां से आपका मेन रॉ मटेरियल्स आता है वहां पे फ्लड्स आ गए, तो आपको पता है कि आपके रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज रहेगी, तो आप आइडेंटिफाई करते हो कि अब मैं और कहां से प्रोक्योर कर सकता हूं या फिर और कहां से मैं प्रोक्योरमेंट कर सकता हूं या अग्रीमेंट कर सकता हूं सो दैट मुझे कंटिन्यूअसली सप्लाई मिलता रहे। वो हो गया स्ट्रैटेजिक चेंज और अकॉर्डिंगली आपको अपना आउटपुट मिलता है, मतलब आप जो डिसीजन लेते हो वो हुआ आउटपुट। ठीक है, आप क्लियर हो यहां तक कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है और उसके बाद में इसका प्रोसेस क्या है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, एनवायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या है। कर लिया आपने नोट, ठीक है। अब ये जो स्ट्रैटेजिक चेंजेस है ना, ये स्ट्रैटेजिक चेंजेस इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, मतलब कैसे हम परसीव करते हैं उसके बेसिस में इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। स्ट्रैटेजिक चेंजेस को चार पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो सर वो क्या क्या है आप बता दीजिए। सुनिए, स्ट्रैटेजिक चेंजेस जो हमें देखने मिल रहे हैं एनवायरनमेंट में, जो हमें चेंजेस देखने मिलेंगे इसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी सर, सर क्या क्या है वो। सबसे पहला है इवेंट, फिर है ट्रेंड्स, फिर है इश्यूज एंड फाइनली एक्सपेक्टेशंस। इवेंट, ट्रेंड्स, इश्यूज एंड फाइनली एक्सपेक्टेशंस। इवेंट का मतलब क्या है, स्ट्रैटेजी चेंजेस चार टाइप्स के हो सकते हैं।
इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज और एक्सपेक्टेशंस। इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट मतलब एक ऐसा स्पेसिफिक अकरेंस हो रहा है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया पीएलआई स्कीम, या फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एफडीआई यहाँ पे है ही नहीं या 100% एफडीआई अलाउड है, या फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आप इस सेक्टर में जाइए, हम आपको सब्सिडीज देंगे, या गवर्नमेंट ने मान लीजिए टेस्ला के लिए स्पेसिफिक कुछ अनाउंसमेंट दे दी, या कोई भी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने कुछ या तो उसके बेनिफिट में या उसके अगेंस्ट में कुछ अनाउंसमेंट दे दी। ये सारी चीजें इवेंट है। तो इवेंट के अंदर लिख लीजिए स्पेसिफिक अकरेंसेस टेकिंग प्लेस, स्पेसिफिक अकरेंसेस, एक सेकेंड, specific occurrences taking place in the environment, उसको हम बोलते हैं इवेंट्स। जैसे इसका एग्जांपल लिख लीजिए, गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम, अभी आपने रिसेंटली अगर न्यूज में सुना होगा तो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी, अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, एकदम रिसेंटली, कुछ ही एकदम फ्रेश न्यूज है। फिर और एक हो सकता है गवर्नमेंट अनाउंस्ड पॉलिसीज फॉर सब्सिडाइज्ड हाउसिंग या फिर रूरल हाउसिंग, ये भी गवर्नमेंट अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा इस पे फोकस कर रही है। तो ये सारी चीजें इवेंट्स हैं, मतलब स्पेसिफिक अकरेंसेस हैं, ये एक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अकर करते हैं, स्पेसिफिक अकरेंसेस हैं टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। तो आप हाईलाइट कर लीजिएगा, स्पेसिफिक अकरेंसेस हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये चीजें अकर करती हैं। और ट्रेंड, अब सर नेक्स्ट ट्रेंड्स मतलब जनरली ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्डअप होता रहता है, जनरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बिल्डअप होता रहता है। जैसे राइज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया है ना, जैसे पबजी, ये ओवर द पीरियड जैसे लोग उस बैंड वैगन में चढ़ते रहे, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड्स, जनरल टेंडेंसीज ऑब्लिक कोर्स ऑफ एक्शन along which events takes place। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा क्रिप्टो, मतलब जनरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे लोग उस बैंड वैगन में चढ़ते रहे, उसके बाद में गवर्नमेंट स्पेसिफिक एक इवेंट करती है। जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था अपना क्रिप्टो बिल, कि हम क्रिप्टो बिल पास करेंगे दोनों हाउसेस से, तो ये क्या वो यहाँ पे जनरल टेंडेंसी या फिर जनरल कोर्स ऑफ एक्शन से उसका एक्टिविटी लोग परसीव कर रहे थे, उसके बेसिस में फिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करके कि इवेंट स्पेसिफाई करना पड़ा कि हम क्रिप्टो बिल लॉन्च करने वाले हैं। तो इसका आप एग्जांपल वैसे लिख सकते हो, जैसे जनरल टेंडेंसीज अलोंग विच इवेंट्स टेक प्लेस। अब यहां पे एग्जांपल में लिख लीजिए, राइज ऑफ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया लेड टू, तो जैसे जैसे ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स इंडिया में लॉन्च होते गए या फिर उनका एडॉप्शन ग्रो होता गया, लेड टू गवर्नमेंट अनाउंसिंग क्रिप्टो बिल। तो ये जो गवर्नमेंट ने क्रिप्टो बिल अनाउंस किया वो एक पर्टिकुलर इवेंट था, लेकिन वो क्यों हुआ? क्योंकि इतने सारे लोग परसीव कर रहे थे या फिर इतने सारे लोग उस क्रिप्टो का अडॉप्ट कर रहे थे, तो गवर्नमेंट को उसको रेगुलेट करना पड़ेगा या फिर उस सेक्टर के बारे में कुछ बताना पड़ेगा। ऐसा सेम हुआ था चाइना के केस में, ऑनलाइन गेमिंग इतना राइज पे था, इसी रीजन की वजह से चाइना ने कुछ बैन लगा दिया था कि आप एक कुछ एज ऑफ बच्चों के लिए उन्होंने बोल दिया कि छोटे बच्चों के लिए कि आप वीक में मैक्सिमम 3 घंटा या 4 घंटा ही गेम खेल सकते हैं। तो वो भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2, राइज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इन चाइना
led to announcement of limited time of games for kids by Chinese government। ठीक है, उसके अंदर नेक्स्ट इश्यूज, क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आप फेस करते हो उसको हम बोलते हैं इश्यूज। तो इश्यूज में लिख लीजिए करंट कंसर्न्स, current concerns that arise in response to events and trends। तो ये इवेंट्स के अनाउंसमेंट से या फिर ट्रेंड्स के ग्रोथ की वजह से जो सारे कंसर्न्स अनाउंस होते हैं या फिर जो सारे कंसर्न्स फेस करने पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो सारी चीजें इश्यूज हैं। करंट कंसर्न्स अराइज इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स एंड ट्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं कि ये सारी चीजें इश्यूज हैं। जैसे बैन ऑफ पबजी बाय गवर्नमेंट, अकॉर्डिंगली बैन ऑफ टिकटॉक बाय गवर्नमेंट। सिंस उनका अडॉप्शन इतना मैसिव स्केल पे था, गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पे हमारी प्राइवेसी छूट रही है, इस रीजन की वजह से उन्होंने बैन किया। अकॉर्डिंगली ऐसे ही पबजी में हुआ था, तो गवर्नमेंट को लगा कि लोग एडिक्ट हो रहे हैं, यूथ यहाँ पे बहुत ज्यादा एडिक्ट हो रहा है, प्लस कुछ प्राइवेसी कंसर्न भी है, तो गवर्नमेंट ने बैन किया उसको। तो ये सारी चीजें इश्यूज में कवर होती है कि करेंटली जो ट्रेंड्स राइज हो रहे हैं या फिर जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके वजह से क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट फेस करना पड़ रहा है। फिर एक्सपेक्टेशंस मतलब डिमांड्स मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप्स, डिमांड्स मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप्स, इसको हाईलाइट कर लीजिए, डिमांड्स मेड मतलब क्या पर्टिकुलर कंसर्न हमें चाहिए कि आप ये सारी चीजें एड्रेस कीजिए अपने इवेंट्स में, या फिर ये जो ट्रेंड ग्रो कर रहे हैं आप उसके अगेंस्ट में या फिर उसके फॉर में कुछ एक पर्टिकुलर कंसर्न रेज कीजिए, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। मतलब कि लोग जो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल्स, कोविड के बाद में स्कूल्स बंद हो गए थे, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें कुछ ऑनलाइन मेथड मिले, हमें कुछ मेथड मिले जिससे हम अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकें। तो वो हो गया एक्सपेक्टेशंस। एग्जांपल जैसे राइज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स। अभी जैसे रिसेंटली क्या हो रहा है, लोग इस ऑनलाइन एजुकेशन से फेड अप हो गए, तो लोग एक ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं। तो आपको पता है कि यूपी गवर्नमेंट में उन्होंने एक बात चला रखी है कि जैसे एक टीचर जाएगा, वो विलेज का राउंड्स करता रहेगा और कुछ कुछ लिमिटेड बच्चों को पढ़ाएगा। जैसे स्मॉल मेकशिफ्ट स्कूल्स बन जाएंगे, जैसे या कोई पर्टिकुलर एरिया कुछ जो डेडिकेटेड किया हुआ होगा, या फिर कोई पर्टिकुलर मतलब कोई शेड वगैरह बना होगा, तो मेकशिफ्ट स्कूल जैसे चलेगा। एक टीचर है, उनका एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है, वो 5-6 बच्चों को लेके जाएगा, पढ़ाएगा और फिर वापस उनको ड्रॉप कर देगा। तो मेकशिफ्ट स्कूल जैसा होगा जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी, पूरा मैसिव स्कूल का ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टीचर ही सारी चीजें मैनेज कर लेगा। तो वो भी एक्सपेक्टेशंस है ना, क्योंकि लोग ऑनलाइन स्कूल से फेड अप हो गए हैं या फिर उनको लग रहा है कि लर्निंग इतनी इफेक्टिव नहीं है, इसी रीजन की वजह से उनको एक ऑल्टरनेटिव मेकशिफ्ट स्कूल खोजना पड़ रहा है। तो वो भी अभी रिसेंटली, एकदम रिसेंटली मैंने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स are tired of e-learning. Thus, UP government had proposed a makeshift school. ठीक है, तो ये सारी चीजें एक्सपेक्टेशन है। इवेंट्स मतलब कोई स्पेसिफिक अकरेंसेस जो एनवायरनमेंट में हो रहे हैं,
ट्रेंड्स मतलब ये जनरली बिल्डअप हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इश्यूज मतलब ये जो इवेंट्स या ट्रेंड्स में क्या कंसर्न्स आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं इश्यूज। और एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या डिमांड्स लोग मेक कर रहे हैं। तो अगर इवेंट के अकॉर्डिंगली आपके बेनिफिशियल है तो आप उस इवेंट के डायरेक्शन में काम करते रहेंगे। मान लीजिए आप कोई अप ट्रेंड में है, मान लीजिए आप ऑनलाइन गेमिंग बनाते हैं या फिर आप क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, तो सिंस अभी ट्रेंड ग्रो कर रहा है तो आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है। इश्यूज, मान लीजिए कि आपका बिजनेस मतलब आप पबजी के कंपनी के शेयर्स आप ओन करते थे या पबजी जैसा गेम आप बनाते थे, तो यहाँ पे आपके लिए डर वाली बात है ना, यहाँ पे आपके लिए थ्रेट है। और एक्सपेक्टेशन मतलब ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है कि लोगों को ऐसा चाहिए तो आप वो अपॉर्चुनिटी को जाके फुलफिल करो। तो आप इस स्ट्रैटेजिक चेंजेस को समझ के अकॉर्डिंगली अपना आउटपुट ले सकते हैं या अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आई बिलीव आपने साथ साथ में नोट कर लिया ये वाली चीज, है ना? ठीक है। तो हमने डिस्कस किया एनवायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या सराउंडिंग में बिजनेस अपने डिसीजन लेता है, बिजनेस ऑपरेट करता है। तो जो सारे फैक्टर्स एक बिजनेस को डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट करने वाले उसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होंगे। तो ये कंपोनेंट्स ना इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो बिजनेस के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल सर कुछ एग्जांपल्स बताइए ना, जैसे कंपनी का पॉलिसी क्या है, या मतलब कंपनी के गोल्स एंड विजन क्या है कंपनी के। मतलब जैसे आप अगर देखेंगे, मान लीजिए हम बात करते हैं कोई एक पर्टिकुलर कंपनी, दो कंपनीज बताइए ना जो सेम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। मान लीजिए एचयूएल और पीएनजी, मान लीजिए एचयूएल और एक है पीएनजी, दोनों फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में। तो लेकिन उनका जो विजन है, वो गोल है, दोनों का अलग अलग है। हो सकता है एक का गोल होगा कि हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ग्रो करना चाहते हैं, हम जितना दूर हो सकता है उतने दूर फैला सकते हैं अपना नेटवर्क। लेकिन और एक कंपनी का हो सकता है कि हमारा गोल है कि हम जितने भी लोगों को देंगे क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से अपना क्वालिटी अफेक्ट नहीं करेंगे। तो कंपनी बाय कंपनी उनका गोल अफेक्ट हो सकता है, दोनों का गोल अलग अलग हो सकता है। तो हर एक कंपनी का गोल क्या है, उसका विजन क्या है। उसके बाद में उसके सप्लायर्स कौन है, क्या होगा इसको, उसके पर्टिकुलर सप्लायर्स कौन है। नहीं सॉरी सॉरी, ये एक्सटर्नल हो गया, एक मिनट। इसकी लीडरशिप कौन है, मतलब इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, वो कैसे काम कर रहे हैं। इंटरनल पॉलिसी क्या है, हम कैसे काम करते हैं, कैसे हम डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीजें। जैसे हमारे इंटरनल पॉलिसी क्या है, फिर हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, यहाँ पे जो हमारे लोग काम कर रहे हैं क्या हम उनको रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं या रेगुलर ट्रेनिंग नहीं देते हैं, या फिर वो लोग कितने अपने काम के प्रति उनका वर्क सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है, क्या वो पूरा 100% कंपनी के लिए डेडिकेटेड है या डेडिकेटेड नहीं है। फिर हमारे पास स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज क्या है, टेक्निकल कैपेबिलिटीज क्या है, क्या हमारे टेक्नोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट्स हैं क्या वो एकदम अपडेटेड है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, क्या वो मेजर टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हैं या फिर नई टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या नई टेक्नोलॉजी को पूरी कंपनी को। ये सारी चीजें कवर होती हैं इंटरनल में, कि हमारे इंटरनल बिजनेस के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें जो हमारे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है, कि हमारा गोल्स क्या है, विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, और कैसे उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसको हम बेटर होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोल दें, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे अरेंज्ड है। फिर हमारे इंटरनल पॉलिसी कैसे, हम कैसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि किसी दो मैनेजर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, हम उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं।
एम्प्लॉइज के लिए हमने क्या क्या स्कीम्स बना रखी हैं, क्या सबको पता है उनके बारे में, तो इंटरनल पॉलिसी कैसी है, ह्यूमन रिसोर्स के क्वालिटी कैसे है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, एंड फाइनली हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज कैसी हैं। और एक्सटर्नल को आप क्लासिफाई करो तो एक्सटर्नल दो पार्ट्स में क्लासिफाई हो सकता है, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। माइक्रो स्पेसिफिकली आपके इंडस्ट्री के लिए या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मैक्रो मतलब फॉर द होल इकोनॉमी एज अ होल। तो माइक्रो के लिए अगर आप देखोगे तो माइक्रो में मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, आपके सप्लायर्स कैसे डिसीजन ले रहे हैं, आपके कस्टमर्स को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, फिर मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कैसे हैं। उसके बाद में इंटरमीडियरीज, मतलब आप हर जगह तो डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको कनेक्ट चाहिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नए मार्केट में उतरना है तो आपको इंटरमीडियरीज से कनेक्ट होकर उतरना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर नए लोकेशन में अपना बिजनेस खोलना है, तो आप वहां पे जनरल जो लोकल सप्लायर्स हैं या फिर जो लोकल बिजनेसमैन है उनको प्रेफर करोगे ना, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडियरीज। मतलब आप जब अपना काम थ्रू एन इंटरमीडियरी करते हो, जैसे यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल होगा, आपको पता है क्या, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस फ्रेश एक इंटरमीडियरी है। मान लीजिए अमूल, अमूल कंपनी सेल करना चाह रही है अपने प्रोडक्ट को, तो रिलायंस फ्रेश क्या बनेगी, एक इंटरमीडियरी बन जाएगी। आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दो या फिर डिस्प्ले पे रख दो, और यहाँ पे जब भी कस्टमर्स आएंगे वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो अमूल अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहती है लेकिन वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पा रही है, वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक रीच नहीं कर पा रही है, तो रिलायंस उसके लिए एक इंटरमीडियरी बन गई। तो रिलायंस हो गया, बिग बाजार हो गया, अमेजोन हो गया, ये सारी चीजें इंटरमीडियरी है। लेकिन जो रिलायंस के खुद के प्रोडक्ट्स है वहां पे वो इंटरमीडियरी नहीं है। जैसे रिलायंस फ्रेश के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब है कंपोनेंट्स ऑफ अ माइक्रो एनवायरनमेंट। कॉम्पिटिटर्स का डिसीजन क्या है, कॉम्पिटिटर्स का डिसीजन हमारे प्रोडक्ट को कैसे अफेक्ट करने वाले हैं, सप्लायर्स कौन से प्राइस में सप्लाई कर रहे हैं, वो मार्केट में किस प्राइस में सप्लाई कर रहे हैं, हमें किस प्राइस में सप्लाई कर रहे हैं, क्या वो रेगुलरली हमें गुड सप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे कस्टमर्स कैसे डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो प्राइस से अफेक्ट हो रहे हैं, क्या ब्रांड लॉयल्टी है, क्या हमसे लॉयल्टी है क्या उनकी। फिर मार्केट मतलब पार्टिसिपेंट कैसे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, और इंटरमीडियरीज तो अभी हमने डिस्कस किया। फिर आ गया मैक्रो। मैक्रो मतलब मैक्रो में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करने वाले हैं। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मतलब कौन से एज के लोग रहते हैं, कौन से जेंडर के लोग रहते हैं, कौन से एथनिसिटी के लोग रहते हैं, उनके क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स उनको अफेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें डेमोग्राफी में कवर होती है। उसके बाद में सोशियो कल्चरल, मतलब जनरली जैसे जैसे जनरली गणेश पूजा या मतलब गणेश चतुर्थी के दौरान नए कपड़े खरीदते हैं या फिर स्वीट्स खरीदते हैं, तो जनरली उस टाइम क्या होता है, हमारा सोसाइटी ऐसा है, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम जनरली फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली हमारा उस टाइम डिमांड ज्यादा होगा। तो ऐसे बहुत सारे सोशियल या कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एक प्रोडक्ट के डिमांड को। जैसे कोलगेट का हुआ था, कोलगेट के लिए हुआ था, कोलगेट किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में लॉन्च हुआ था, और उस पर्टिकुलर कंट्री में कोलगेट वर्ड का मतलब था कि हैंग टू डेथ, कोलगेट का मतलब था हैंग टू डेथ। तो वहां पे कोलगेट को बहुत मुश्किल हुई लोगों को समझाने के लिए कि भैया ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा कुछ भी हार्मफुल नहीं है, ये प्रोडक्ट बल्कि आपको मतलब हेल्प करेगा, आपके टूथ्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। तो वहां पे उनको लोगों को समझाने में बहुत इफेक्ट लगा था। तो ये सारी चीजें एरिया बाय एरिया वैरी करते रहेंगे कि वहां के लोगों का कल्चर कैसा है, वहां पे लोगों का सोसाइटी कैसा है, ठीक है। जैसे और एक होता है ज्वेलरी के लिए, साउदर्न इंडिया में हेवी ज्वेलरी का बहुत ज्यादा प्रचलन है, तो वहां पे आप जनरली जाके देखो, वहां पे जो ज्वेलर्स हैं उनके यहाँ पे हेवी ज्वेलरीज आपको दिखेंगे।
जो एकदम मोटी ज्वेलरीज होंगी या फिर हैवी वाली होंगी। लेकिन आप नॉर्दर्न इंडिया के साइड में जाओ या फिर ईस्टर्न इंडिया के साइड में जाओ, वहां पे बहुत ज्यादा हैवी नहीं पहनते, तो वहां पे आपको डिजाइन अलग दिखेंगे। ये सारी चीजें सोशियो कल्चरल की वजह से। ऐसे सेम केएफसी में हुआ है। केएफसी इंडिया में उसको एक हेल्दी मतलब या फिर एक वेजिटेरियन डाइट लॉन्च करना पड़ा, वेजिटेरियन मेन्यू लॉन्च करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे वो बीफ वगैरह नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से अकॉर्डिंगली बिजनेस अपने डिसीजन जब लेते हैं वो देखते हैं कि हम कौन से एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉलिटिकल, ये हम आज डिस्कस करेंगे। जो पेस्ट लेवल हम करते हैं ना, हम ये मैक्रो इन्वायरमेंट को समझने के लिए पेस्ट ले एनालिसिस करते हैं। तो अभी मत लिखिएगा ये, मैं आपको एक्सप्लेन, बस आपको मैंने बता दिया है, आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए अभी मैं पॉलिटिकल को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। फिर इसमें इकोनॉमिकल आ रहा है, वो भी मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। फिर टेक्नोलॉजिकल भी आता है, वो भी मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो सारी चीजें हम पेस्टले में डिस्कस करने वाले। एनवायरमेंटल, ये सारी चीजें हम पेस्टले एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंपोनेंट्स है, ये सारे कंपोनेंट्स है एक बिजनेस एनवायरनमेंट के, मतलब वो अफेक्ट करने वाले हैं कि बिजनेस डिसीजन को। तो मैंने आपको इसका जस्ट बताया। एक छोटा सा होमवर्क है आपका, आपको पेज जो आपका इंस्टीट्यूट मटेरियल है, आईसीए का इंस्टीट्यूट मटेरियल है, उसका पेज 2.16 से लेके आपको पेज 2.27 तक रीड करना है। बस रीड करना है, एकदम एक कैजुअल रीड देना है आपको, उतना से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पेज 2.16 से लेके पेज 2.27 तक आपको एक कैजुअल रीड देना है। देख लीजिए 2.16 से लेके, और इतनी सारी इमेजेस हैं तो आपको अच्छा ही लगेगा 2.27 तक। टू 4 2 5 2 6, बस यहां तक 2.6 तक। चलिए 2.7 तक भी नहीं करना है, 2.16 से लेके 2.26 तक, बस इतना सा आपको रीड करना है ये। ठीक है, चलिए तो हमने डिस्कस कर लिया एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है आज के लिए वो है पेस्टले एनालिसिस। पेस्टले एनालिसिस, तो सर पहले तो बताइए पेस्टले काम कहां आता है और इसका फुल फॉर्म क्या है। सर तब से हमारे मन में चल रही है पेस्टले एनालिसिस है क्या। तो पेस्टले एनालिसिस, आप एक बिजनेस में मैक्रो इन्वायरमेंट या जो मैक्रो जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस हम करते हैं पेस्टले एनालिसिस में। हमने एक किया था स्वॉट एनालिसिस। हम क्या करते थे, एनवायरनमेंट को स्कैन करते थे और पता करते थे क्या क्या हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या इंटरनल वीकनेसेस हैं, और इन्वायरमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है और क्या क्या थ्रेट्स एग्जिस्ट करता है। पेस्टले एनालिसिस का काम है कि वो मैक्रो इन्वायरमेंट में मैक्रो कंपोनेंट्स का इंपैक्ट बिजनेस पे क्या होगा वो बताते हैं। मैक्रो कंपोनेंट्स का इंपैक्ट ऑन आवर बिजनेस। मैक्रो कंपोनेंट्स, तो ध्यान रखिएगा यहां पे माइक्रो कंपोनेंट्स नहीं आते हैं। मैक्रो कंपोनेंट्स का इंपैक्ट हमारे बिजनेस में क्या है उसको हम बोलते हैं पेस्टले एनालिसिस। पेस्टले एनालिसिस का फुल फॉर्म है पी फॉर पॉलिटिकल, एस फॉर ई, सॉरी ई आ गया ना, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशल, T for technological, L for legal, E for environmental। तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं पेस्टले एनालिसिस। ऐसे क्या क्या मैक्रो फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करने वाले हैं उसके एनालिसिस को हम बोलते हैं पेस्टले एनालिसिस।
ठीक है, तो अभी हम पहले एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटली, इसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, फिर एक छोटा सा हम केस स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए, तो ये वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कोका कोला को बैन कर दिया गया था ईयर 1977 में, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है कि देखिएगा पॉलिटिकल डिसीजंस कैसे अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। ध्यान से सुनिएगा। During the 20th century, as capitalism spread around the world, so too did Coca-Cola, to the point where the only place left where you can't get it today is North Korea. But Coca-Cola has had an easier time in some places than in others. And in this video, we're gonna see how it took Coca-Cola almost half a century to capture one of the world's biggest markets. This video is brought to you by Audible. Listen to Adam Grant's new book, Power Moves, for free by registering with the link in the description. ऐड चालू कर दिया वो। Coca-Cola in India, like in many other markets, came on the back of pure opportunity. India had become independent in 1947, and within 3 years, Coca-Cola had already established a bottling plant in New Delhi. Now, India's first independent government was determined to take India down the path of socialism, and supporting local industry at the expense of foreign companies. In other words, Coca-Cola had few sympathizers with the Indian government. But that didn't stop the company. Coca-Cola's idea was to become entrenched in Indian culture before the government could really respond. After all, those early years, independent India had much bigger problems to deal with than a foreign fizzy drink. Thus, while India was recovering from a bloody conflict with Pakistan, Coca-Cola was busy setting up a distribution network across the country. Coca-Cola's timing was perfect. Just a few years later, Pepsi was denied entry into the Indian market, while Coca-Cola was making back. Coca-Cola's success in India, however, would eventually become its undoing. As successive governments leaned ever further towards the left, Coca-Cola became public enemy number one in the eyes of Indian politicians. Favorite statistic of theirs, the fact that while only 10% of India's villages had safe drinking water, 90% had access to Coca-Cola. In the eyes of a protectionist government, Coca-Cola being more accessible than water was a very bad sign. Overthrowing the powerful American company would not be. Coca-Cola had indeed become entrenched in Indian society, and it would take a very severe crisis to bring it down. Such a crisis did happen in the mid-1970s. India was actually on the brink of revolution. Following a third war with Pakistan and an almost dictatorial control of government by Indira Gandhi, civil unrest against the socialists was growing out of control. Nationwide strikes and political assassinations were becoming the norm. To deal with that, Gandhi issued a state of emergency between 1975 and 1977. This dark period of Indian history saw thousands of political opponents thrown in jail, a total suspension of civil liberties, government control over the press. It also presented a great opportunity for the government to finally throw Coca-Cola out of India. Amidst the chaos, the socialists enacted a law that prevented foreign companies from owning more than 40% of any business in India. Coca-Cola would have to effectively give up its ownership. More importantly, it would have to surrender its secret recipe, make it locally in India, rather than importing it from the US. Faced with little choice, Coca-Cola left India in 1977, alongside more than 50 other American companies. This left a huge void in the Indian soda market, not just for Coca-Cola, but for Sprite as well. Local competition was of course happy at this opportunity. Over the next decade, they expanded rapidly, filling the market with substitute products. चलिए, तो आपने देखा कैसे एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट के वजह से कोका कोला को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला कि कोका कोला को मैक्सिमम जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में 40% मैक्सिमम होल्ड कर सकती है, तो उनको इंडियन को 60% ओनरशिप देनी पड़ती।
उसके बाद में उनको अपना सीक्रेट रेसिपी इंडिया में बताना पड़ता और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना पड़ता। तो उन्होंने बोला ये सब हम नहीं कर पाएंगे, तो उनको ज्यादा अच्छा लगा कि हम इंडिया छोड़ के जाएंगे। तो अब देख रहे हो कैसे एक पॉलिटिकल डिसीजन इंपैक्ट करता है एक बिजनेस को। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो सब इंपैक्ट कर सकते हैं बिजनेस को, जैसे बैन इशूड बाय रूलिंग पार्टी। फिर ऐसा कई बार होता है कुछ पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी ना वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी को हेल्प नहीं करना चाहता है या फिर उसके अगेंस्ट में। जैसे आप अभी यार ऐसे दिल पे मत लीजिए, जैसे आप अगर कंपेयर करोगे तो मोदी जी के रीन में, मतलब मोदी जी के जो ये है ऑफिस के ड्यूरिंग रिलायंस और अदानी जी को बहुत अच्छा स्पेकुलेटिव मूव मिला, बहुत अच्छा मूव मिला, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं था विद अदर्स। तो जनरली एक प्रो गवर्नमेंट कुछ कंपनीज के लिए, कुछ सेक्टर्स के लिए कोई गवर्नमेंट प्रो होती है और किसी सेक्टर्स के अगेंस्ट के लिए बेन होती है, मतलब किसी को फेवर करती है किसी को फेवर नहीं करती है। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करती रहती है एक पर्टिकुलर कंपनी के अफेक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी के ऑपरेशन को। तो पॉलिटिकल में वही आता है, आइडियोलॉजीज ऑफ रूलिंग पार्टी, कि क्या वो सपोर्ट करने वाले हैं फॉरेन कंपनीज को या फिर जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको सपोर्ट करने वाले हैं, क्या वो एक पर्टिकुलर कंपनी को सपोर्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फेवर करने वाले हैं या फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फेवर नहीं करने वाले। ये सारी चीजें इंपैक्ट करती है कि आप कौन से बिजनेस में हो, आपको अपने बिजनेस में अपसाइड देखने मिलेगा या फिर आपके लिए थ्रेट है। ये सारी चीजें आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझ के फिर डिसीजन लेना पड़ता है। आइडियोलॉजीज ऑफ रूलिंग पार्टी, फिर फेवर्स ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ये सारी चीजें पॉलिटिकल पार्ट है, एक बिजनेस मैक्रो कंपोनेंट के पॉलिटिकल पार्ट में आते हैं, जिसके वजह से आपको अपना डिसीजन इंपैक्ट करना पड़ेगा या फिर आपका डिसीजन इंपैक्ट होगा। फिर नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब यहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनका बाइंग पावर क्या है, परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। क्या उनके पास इतने पैसे हैं कि हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। मान लीजिए टेस्ला यहाँ पे सेटअप करना चाहती है, अगर मान लीजिए कि टेस्ला जाके स्टार्ट करती है अफ्रीका में, तो वहां पे उसको पता है परचेजिंग पावर बहुत लिमिटेड है लोगों का, तो वहां पे वो जनरली नहीं प्रेफर करेगी खोलना। लेकिन जहां पे इंडिया में उसको पता है यहाँ पे परचेजिंग पावर बहुत ह्यूज है, तो इसीलिए वो प्रेफर करिए इंडिया में एक अपना रिटेल आउटलेट खोलने के लिए। तो परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स क्या एप्लीकेबल है, इन्फ्लेशन क्या है, ये सारी चीजें, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स। फिर बैंकिंग, जो ये बैंक्स का जो कनेक्शन है या फिर बैंकिंग नेटवर्क कितना स्ट्रांग है उस कंट्री में। जनरली बैंकिंग नेटवर्क स्ट्रांग होता है, इसका मतलब वहां पे वो फैसिलिटेट करता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। बैंकिंग नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क कैसा है। अगर ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फिर इनकम गैप जितना कम होगा उतना ज्यादा डिमांड क्रिएट हो सकता है, मतलब उतना ज्यादा वेल्थ रहेगा उस नेशन में। तो ये भी एक चीजें पॉसिबल है। ये सारी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करती है एक बिजनेस के डिसीजन को। फिर आते हैं सोशल पे। सोशल में वहां के कस्टम्स क्या हैं, वहां के कल्चर्स कैसे हैं, जहां पे हम अपना बिजनेस करने वाले हैं, या फिर उस इकोनॉमी का कल्चर कैसा है। उसके बाद में वहां का डेमोग्राफी कैसा है, कैसे लोग रहते हैं, उनका क्या जेंडर है, क्या एज ग्रुप है, ये सारी चीजें सोशल में कवर होती है। उनके कस्टम्स क्या है, मतलब उनका ट्रेडिशन क्या है, उनके कल्चर्स कैसे हैं, मतलब किसके डिसेंडेंट है, वो कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, किसको अवॉइड करते हैं, कौन सा
पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, जो उनके सोशल कस्टम या जो उनके सोशल नॉर्म के साथ जाता है, कौन सा कलर उनके लिए प्रेफरेबल है, कौन सा कलर वो लकी मानते हैं तो उसका डिमांड ज्यादा होगा, ये सारी चीजें सोशल में आती है। फिर टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल मतलब उस एनवायरनमेंट में लोग कितने टेक फ्रेंडली हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रेट क्या है, लोग कितना टेक्नोलॉजी को इजीली मतलब अडॉप्ट कर रहे हैं या अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में वो आईपीज या फिर वो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कितने रजिस्टर हो रहे हैं, पेटेंट्स कितने रजिस्टर हो रहे हैं, उससे पता चल सकता है कि लोग कितना इनोवेशन ला रहे हैं। तो इंडिया में अभी आपको एक सुन के अच्छा लगेगा, पेटेंट्स वगैरह बहुत राइज में, तो मतलब भाई बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। फिर लीगल, लीगल में कवर होता है कि क्या क्या एक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कंपनीज एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट 2013, एम्प्लॉयज के लिए लेबर एक्ट कैसा है, फिर वेजेस एंड कंपेंसेशन एक्ट, मतलब कैसे जो डेली लेबरर्स हैं उनका उनका पेमेंट कैसा होना चाहिए, वेजेस कंपेंसेशन एक्ट। फिर इनकम टैक्स रूल्स क्या है, फॉरेन कंपनीज के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए इनकम टैक्स एक्ट, मतलब उनका टैक्स क्या लगने वाला है। और उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जीएसटी है, तो जनरली कंपनीज एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, ये सारे एम्प्लॉयज के लिए होता है, और ये सारे टैक्सेस के लिए होता है। ऐसे और बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जो एक कंपनी को समझने पड़ते हैं सो दैट वो अपना ऑपरेशन कंटिन्यू करते रह सके, और ये सारे इंडिविजुअली इंपैक्ट करते हैं आपके बिजनेस को। जैसे मान लीजिए अभी गवर्नमेंट को लगा था कि हमारे प्रोडक्ट्स मतलब इंडस्ट्री में डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हो रही है, या फिर कोई फॉरेन इंडिया में एक नई कंपनी नहीं खोलना चाह रहे हैं, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो वो क्या करेंगे, टैक्सेस के सब्सिडी देना चालू कर देंगे, सो दैट लोग इंड्यूस होके यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुए, लोग यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करें, यहाँ पे लोग अपना बिजनेस सेटअप करें। तो ये वैरी करता रहता है। उसके बाद में आ जाता है इन्वायरमेंटल, नीचे लिख लेता, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल में मतलब आपके बिजनेस के ऑपरेशंस इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं, तो आपको कुछ ये लेने पड़ते हैं, लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले हैं तो आपको लाइसेंसेस, जैसे हो गया वाटर का आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंसेस, वाटर पोल्यूशन आप नहीं करोगे। उसके बाद में आप रिसाइकल कितना परसेंटेज रिसाइकल करने वाले हो, फिर आप पोल्यूशन को कैसे क्लियर करोगे, जो इंसिपिटेटर्स होते हैं ना, आप कोशिश करते हो कि डायरेक्टली हम जो पोल्यूशन क्रिएट करें वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में नहीं जाए, तो आप पहले उसको क्लीन करते हो, फिर जाके वो गैसेस को इन्वायरमेंट में छोड़ते हो। फिर आप सोलर एनर्जी को कितना यूज करने वाले हो, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीजें कवर होती है इन्वायरमेंटल में, कि आपके बिजनेस का जो डिसीजन है या फिर आपके बिजनेस के ऑपरेशंस है वो इन्वायरमेंट को कितना इंपैक्ट करने वाली है। तो हमने ऐसे डिस्कस किया है पेस्टले, तो हमने अभी तक बस डिस्कस किया है कि एक एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया पेस्टले में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल। तो एक छोटा सा केस स्टडी जो हम फटाफट कर लेते हैं, मैं आपको वो केस स्टडी कंप्लीट करके दे दे रहा हूं, आप बस उसमें पॉइंट्स आपको मिले तो वो आप ऐड कर लीजिएगा, मैं आपको दो दो पॉइंट्स दे दे रहा हूं, आपको जो और पॉइंट्स मिले आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। केस स्टडी कोका कोला, पॉलिटिकल में अभी आप देख सकते हो, अभी हमने तुरंत डिस्कस किया ना, बैन ऑफ कोका कोला इन 1977, एंड फिर उसके बाद में जब वो वापस आए उनको सोशलिस्ट गवर्नमेंट मिला,
सोशलिस्ट गवर्नमेंट पीवी नरसिम्हा राव सपोर्टेड ग्रोथ ऑफ कोका कोला। ये सारी चीजें पॉलिटिकल कवर होती हैं कि कैसे उसका डिसीजन अफेक्ट होता है, क्या उसको ग्रोथ में हेल्प करता है, क्या ग्रोथ में हेल्प नहीं करता है। और एक हो सकता है कोका कोला नॉट अवेलेबल इन नॉर्थ कोरिया बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। वहां के डिक्टेटर ने मना कर रखा है कोका कोला को कि आपको अलाउड नहीं है हमारे कंट्री में अपना प्रोडक्ट सेल करना। ये सारी चीजें पॉलिटिकल में कवर होती है। फिर नेक्स्ट आया इकोनॉमिक, कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं कोका कोला के डिमांड को या फिर कोका कोला के उस कंपनी को, कैसे वो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करने वाले हैं। जैसे परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, परचेजिंग पावर ऑफ रूरल कस्टमर्स, क्योंकि उसका मेजर डिमांड वहीं से आता है, तो उनका परचेजिंग पावर कैसा है। बैंकिंग नेटवर्क क्या है, सो दैट वो अपने डीलर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सके। बैंकिंग नेटवर्क कैसा अवेलेबल है। बैंकिंग नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा उतना जल्दी वो अपने डीलर्स तक अपने गुड्स पहुंचा पाएगा और वहां से पेमेंट कलेक्ट कर पाएगा। ठीक, मैं सिर्फ में दो पॉइंट्स ऐड, आप स्पेस छोड़ लीजिएगा, आप और 2 पॉइंट्स ऐड करेंगे खोज के। सोशल, आपको पता है उन्होंने, आपने अगर वो कोका कोला का एड देखा होगा, चलिए अभी देख लेते हैं ना। कोका कोला एड आमिर खान, ठंडा मतलब कोका कोला आपने देखा है, कहाँ गया आमिर खान। ठंडा मतलब कोका कोला। Please subscribe my channel for more updates. क्वालिटी क्या हुआ इसमें। ओह, मैं तो थक गई, ठंडा पिलाइए ना। हाँ ना। आगे देखा था साहब, चलो ताजमहल है साहब। ताजमहल? हाँ साहब। कुछ लोकल होगा इनका। नहीं नहीं साहब, ये हुई ताजमहल है, वो साजा वाला। ओके ओके। नहीं साहब, वो टाइगर है साहब, वो डेंजर है, भाकरी खाता है भाकरी। पागल हो गया। अभी आगे कुतुब मीनार भी दिखाएगा साहब। कुतुब मीनार? हाँ, वो दिल्ली में है। ये दिल्ली है साहब। ये दिल्ली है। हाँ, जैसा ये ठंडा है साहब, वैसा वो ताजमहल है, वो टाइगर है, और ये दिल्ली है साहब। ये लो। आमिर खान का ए, समझता नहीं साहब है। ठंडा मतलब कोका कोला, कोका जी ठंडा मतलब सिर्फ कोका। तो उन्होंने ऐसे एड्स को परसीव कराया लोगों की ठंडा मतलब सिर्फ कोका कोला है। तो ये सारी चीजें सोशल में आता है, उन्होंने एक कस्टम बना दिया। जैसे आप अगर एड्स देखोगे रिसेंटली, तो वो सेलिब्रेशंस में बोलते हैं कि आप अगर सेलिब्रेशन से घर पे, तो आप ठंडा से सेलिब्रेट करो। तो एड्स एक लिख लीजिए आप, ठंडा मतलब कोका कोला। तो उन्होंने ट्रेडिशन में ऐड करने के लिए, एड्स टू इंक्लूड कोका कोला इन ट्रेडिशन, उन्होंने क्या बोला, सेलिब्रेशंस के अकॉर्डिंग ऐड बना लिया। आपको अगर सेलिब्रेट करना है तो कोका कोला पीजिए, आप सेलिब्रेट कीजिए। ये सारी चीजें सोशल कंपोनेंट में आती है। ठीक, फिर टेक्नोलॉजिकल, तो वो क्या करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी
इन बॉटलिंग यूनिट्स, उनके जो बॉटलिंग यूनिट्स हैं ना एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी वाले होते हैं। फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज टू हैंडल टेक्नोलॉजी, कि आप कैसे उस टेक्नोलॉजी को हैंडल कर पाओगे, उसके लिए वो रेपिटेटिवली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहते हैं कि कैसे उसमें आप अपग्रेड ला सकते हो, जो भी अपग्रेड्स आते हैं उसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। फिर लीगल, तो कंपनीज एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो सारे लॉज अप्लाई करते हैं और अकॉर्डिंगली उनको फाइलिंग करनी पड़ती है, एनुअल फाइलिंग्स अंडर कंपनीज एक्ट, रेगुलेशन ऑफ ओनरशिप, अंडर कंपनीज एक्ट। और आप टैक्सेस के बारे में 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो, वही सेम चीज है कि वो इनकम टैक्सेस पे करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, फिर वो एम्प्लॉइज को उनको पे करना पड़ता है एज पर वेजेस कंपेंसेशन एक्ट, लेबर आवर्स और फैक्ट्री का सेटअप भी उनको एज पर लॉ मेंटेन करना पड़ता है, वो सब चीजें आप लिख लेना। तो इसलिए मैं 2 पॉइंट्स छोड़ दिया हूं। फिर एनवायरमेंटल, तो अभी आप देखना उस दिन हमने उनकी वेबसाइट चेक की थी ना, वो सस्टेनेबल पैकेजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें सस्टेनेबल पैकेजिंग, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी, जो भी यूज कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें कवर होती है इन्वायरमेंटल में। तो ये एक छोटी सी केस स्टडी थी कोका कोला की जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस की, ठीक है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आपका एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको कंप्लीट करना था, रीड करना है आपको पेज 2.16 से लेके पेज 2.26 तक, बस उतना सा आपका होमवर्क है। और यहाँ के इसके 2-2 पॉइंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे आपको टोटल 4 पॉइंट्स लिखने हैं, मैंने आपको हर एक टॉपिक के अंदर 2-2 पॉइंट्स लिखाए हैं, आपको और 2-2 लिखने हैं, ठीक है। तो इसके साथ आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से इस क्लास में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। इनकेस आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं, मतलब हम नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कशन लेंगे, उसके बाद में नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, मतलब चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।